नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लोकसभा और लोकसभा हम पढ़ेंगे आज अंडर द आर्टिकल 81 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली लोकसभा होती क्या है? लोकसभा को हम बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली चुन के आते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन से चुन के आते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इस सिस्टम से वो डायरेक्टली चुन के आते हैं और वो डायरेक्टली कहाँ जाते हैं? हमारे पार्लियामेंट में जाते हैं। पार्लियामेंट में जाके लोकसभा में बैठते हैं और इसी लोकसभा में से हमारी कैबिनेट निकल के आती है, हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स निकल के आते हैं। ठीक है, जो मिनिस्टर्स की काउंसिल होती है वो निकल के आते हैं। मतलब हमारी लोकसभा से जो डायरेक्ट मेंबर्स चुन के आते हैं, उन्हीं मेंबर्स में से कुछ लोग क्या करते हैं, वो मिनिस्टर्स बनते हैं और वो जो मिनिस्टर्स बनते हैं उनको हम कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में से ही कैबिनेट निकलता है। और कैबिनेट क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हम सभी मिनिस्टर्स को बोलते हैं, लेकिन कैबिनेट जो होता है उसमें मेन मिनिस्ट्रीज आती हैं। फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो ठीक है, ये सब जो मिनिस्ट्रीज होती हैं ये कैबिनेट के अंदर आती हैं। तो कैबिनेट मीन्स कि जिसमें मेन मिनिस्ट्रीज आती हैं, जो हैवी मिनिस्ट्रीज होती हैं वो आती हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीन जिसमें सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं, सारे के सारे मिनिस्टर जो हैं वो आते हैं। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम भी आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट भी आएगी। ये सारी मिनिस्ट्रीज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में आती हैं। तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 550, जिसमें से 530 जो है वो स्टेट से आते हैं और 20 आते हैं यूनियन टेरिटरीज से। जो करंट स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो है 543, जिसमें से 530 मेंबर जो हैं वो स्टेट से हैं और यहाँ पे 19 है। और जो 19 मेंबर्स हैं वो कहाँ से हैं? ये यूटी से हैं। 19 मेंबर्स में से हमारे पास अंडमान निकोबार में से हमारे पास 1 मेंबर है। चंडीगढ़ में से भी हमारे पास 1 मेंबर है। दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों जो हैं ये एक बन चुकी हैं और इनसे हमारे 2 मेंबर्स आते हैं। उसके बाद जे से हमारे 5 मेंबर आते हैं। लद्दाख से हमारा 1 मेंबर आता है। लक्षद्वीप से हमारे कितने मेंबर आते हैं? 1 मेंबर आता है। दिल्ली से हमारे 7 मेंबर्स आते हैं और पौंडीचेरी से हमारा 1 मेंबर आता है। ठीक है, तो ये 19 सीट्स हैं जो हमारी यूटी से आती हैं डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू। पहले हमारे प्रेसिडेंट 2 मेंबर्स जो हैं लोकसभा के लिए नॉमिनेट करते थे, जो कि एंग्लो इंडियन रहते थे। एंग्लो इंडियन मतलब इंग्लिश ब्लड रहता था जिनका, और इंग्लिश ब्लड कहने का मतलब है कि वहां का कोई मैन हमारी यहाँ की वुमेन से शादी करेगा और उनके जो आगे बच्चे होंगे उसको इंग्लिश ब्लड कहेंगे, और हमारे यहाँ का मैन और वहां की वुमेन से शादी करेगा तो उनके बच्चों को हम क्या कहेंगे? इंग्लिश ब्लड कहेंगे, और उनको एंग्लो इंडियन भी कहेंगे। तो 95 फिफ्थ अमेंडमेंट हुई थी 2009 में। उसने क्या किया था? इसको उसने वैलिड किया था 2020 तक, और 2020 के बाद इसको क्या कर दिया है? इसको हमने खत्म कर दिया है। अब जो है हमारे प्रेसिडेंट वो नॉमिनेट नहीं करते हैं 2 मेंबर्स को। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है हमारी 550, जिसमें से 530 जो है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और जो 20 हैं वो यूटी से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन प्रेजेंटली करंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543। 530 जो है स्टेट से आ रहे हैं और 19 जो है वो यूटी से आ रहे हैं, जिसमें से 5 कहां से आ रहे हैं? जे से आ रहे हैं। और लद्दाख से 1 आ रहा है, लक्षद्वीप से 1 आ रहा है, चंडीगढ़ से 1 आ रहा है, अंडमान निकोबार से 1 आ रहा है, दमन दीव और दादरा नगर हवेली से 2 आ रहे हैं, दिल्ली से 7 सीटें हैं और पौंडीचेरी से 1 सीट है। और 95th अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ था, जो 2009 में हुई थी, उसने बताया था कि ये जो एंग्लो इंडियंस को हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं ये सिर्फ 2020 के लिए वैलिड रहेगा, उसके बाद ये वैलिड नहीं रहेगा। तो अब जो है हमारे प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट नहीं करते हैं। जो इलेक्शन होगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की टू लोकसभा, जो इसकी इलेक्शन होगी वो डायरेक्ट इलेक्शन होगी। ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन मतलब लोग, ये जो अगर आपका कैंडिडेट खड़ा हुआ है इसको लोग जो है वो डायरेक्टली वोट डालेंगे। लोगों को पता होगा कि मैंने इसको वोट डाला है और इसके वोट अगर सबसे ज्यादा हुए तो यही जीतेगा। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होगा, अपनी स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होगा और उसको लोग वोट डालेंगे और वो जीत जाएगा। ये डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होगा ऑफ दैट स्टेट जहां पे ये खड़ा होगा उस कॉन्स्टिट्यूंसी से। और सेम केस जो है वो यूनियन टेरिटरीज में भी है। यूनियन टेरिटरीज से भी इसको क्या किया जाएगा? डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा, सेम के स्टेट में और सेम यूनियन टेरिटरी में। लोकसभा का फंक्शन क्या होता है? लोकसभा का फंक्शन होता है कि ये जब चुन के आती है तो अपना एग्जीक्यूटिव ये बाद में चूज करती है। ठीक है, ये जो लोग हैं ये चुन के आ गए, ये सारे जो एमपीज हैं ये चुन के आ गए, और इनमें से क्या होगा, कुछ एमपीज क्या है, कुछ एमपीज जो होंगे वो क्या बनेंगे? वो कैबिनेट बनाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाएंगे, और जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं गवर्नमेंट को? सॉरी, क्या बोलते हैं इसको? गवर्नमेंट बोलते हैं। तो हम गवर्नमेंट किसको बोलते हैं? गवर्नमेंट हम बोलते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं जो इसको हम चुनते हैं। 2 बार इलेक्शन होती है ना हमारे स्टेट में।
अभी तो यूटीज बन गए। वैसे स्टेट में 2 बार इलेक्शन होती है, एक होती है एमएलए के लिए और एक होती है एमपी के लिए। जो एमएलए होते हैं वो तो हमारे स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वहां से चीफ मिनिस्टर बनता है, और जो एमपीज होते हैं उनसे पीएम बनता है। 2 बार इलेक्शंस होती हैं। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शंस होती हैं उससे प्राइम मिनिस्टर बनता है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होती हैं उससे सीएम बनता है। तो यहाँ पे जब हमारी पार्लियामेंट की जो इलेक्शंस हो जाती हैं, जो लोकसभा की इलेक्शन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो लोकसभा में ही बैठते हैं, ठीक है। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शंस और लोकसभा की इलेक्शंस। तो जो लोकसभा की इलेक्शंस होती हैं, लोकसभा की इलेक्शंस के बाद वहां पे क्या बनती है, गवर्नमेंट बनती है। जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं वो अपने में से ही चुन के कुछ लोगों को मिनिस्ट्रीज देते हैं और उन लोगों को हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं। और जो कैबिनेट क्या होता है, जो मेन मिनिस्ट्रीज होती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं कैबिनेट, और इसी को हम गवर्नमेंट बोलते हैं। पावर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा की कुछ पावर्स रहती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कभी कभार क्या होता है, कोई ऑर्डिनरी बिल को पास करते टाइम क्या हो जाता है, ऑर्डिनरी बिल को पास करते टाइम वो जो बिल होता है वो रुक जाता है, ठीक है, वो अटक जाता है दोनों हाउसेस में, या जिस हाउस में वो इंट्रोड्यूस हुआ दूसरे हाउस में वो अटक गया। लोकसभा में अगर वो इंट्रोड्यूस हुआ तो वो राज्यसभा में जैसे फॉर एग्जांपल अटक गया, तो वहां पे क्या होगी, वहां पे ज्वाइंट सीटिंग होगी। तो ज्वाइंट सीटिंग के दौरान क्या होगा कि उन दोनों हाउसेस को प्रेसिडेंट क्या करेंगे, समन करेंगे और इकट्ठा आने को बोलेंगे, इकट्ठे बैठो, और उस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा हमारा स्पीकर, ठीक है, स्पीकर प्रिसाइड करेगा। अगर स्पीकर नहीं होगा तो डेप्यूटी स्पीकर प्रिसाइड करेगा, और डेप्यूटी स्पीकर नहीं होगा तो डेप्यूटी चेयरमैन प्रिसाइड करेगा। तो ये क्या करेंगे, ये इस मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, जो पक्ष रहता है वो लोकसभा का ही रहता है, ठीक है। लोकसभा जो है उसका जो डिसीजन होता है वो प्रिवेल करता है, क्योंकि उसकी सीटें सबसे ज्यादा रहती हैं। तो वोटिंग में क्या होता है कि लोकसभा जीत जाती है, और वो जो चाहती है वो हो जाता है, वो पास हो जाता है। मनी मैटर्स में देखें तो जो मनी बिल है वो हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। और जो मनी बिल है वो प्रेसिडेंट से पूछने के बाद ही इंट्रोड्यूस होगा, प्रेसिडेंट के पूछने के बाद इंट्रोड्यूस होगा, उसके पूछने के पहले बिना प्रेसिडेंट को पूछे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। और राज्यसभा इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती। हाँ, राज्यसभा को वो बेचते हैं, राज्यसभा को बेचते हैं कि लो भैया, ठीक है, एक मॉरली बेचते हैं उनको। राज्यसभा एडवाइस दे सकती है, रिकमेंड कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, एडवाइस दे सकती है कि ये चेंजेस कर दो भैया, सजेस्ट कर सकती है ऐसे चेंजेस कर दो, लेकिन वो राज्यसभा के ऊपर है वो माने या ना माने। तो मनी बिल में जो राज्यसभा की पावर्स हैं वो नेग्लिजिबल है, वो ना के बराबर है। तो मैक्सिमम पावर जो है मनी बिल के केस में वो लोकसभा के पास ही है। पावर ओवर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगर लोकसभा चाहे तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। कैसे गिरा सकते हैं, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके। अगर ओपोजिशन को शक हो जाता है कि जो गवर्नमेंट है उसके पास प्रॉपर सीट्स जो हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए वो नहीं है, तो गवर्नमेंट ओपोजिशन क्या करेगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस कर लेगी, और जिससे क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट गिर भी सकती है। ये पावर भी राज्यसभा के पास नहीं है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करने की पावर जो है वो भी लोकसभा के पास है। बजट को इंट्रोड्यूस करने की, जो बजट को क्या कहते हैं हम, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। बजट जो वर्ड है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो ये हम ऐसे जनरली बोल देते हैं, लेकिन सही जो वर्ड है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है वो हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा, वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। तो राज्यसभा की पावर भी इस मामले में क्या है, वो कम है। कम क्या है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं लोकसभा के लिए, उनकी डायरेक्ट इलेक्शन होती है, और वो कहाँ चले जाते हैं, वो पार्लियामेंट में चले जाते हैं, लोकसभा में चले जाते हैं। कैंडिडेट क्या करता है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़ा होता है और लोग उसको वोट डालते हैं। अगर वो जीत जाए तो वो कहाँ पहुंच जाता है, लोकसभा में पहुंच जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। अगर उसकी किस्मत और अच्छी है तो वो मिनिस्टर भी बन जाएगा। और ये जो इलेक्शन होगी वो अडल्ट फ्रेंचाइज पे बेस होगी, और 18 साल के ऊपर अगर आप हो तो वोट भी डाल सकते हो उसमें। वैसे 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी 1988 में, जिसमें वोटिंग एज जो है वो 21 से 18 साल कर दी गई, ठीक है। 21 साल से 18 साल कर दी गई। पहले जो वोटिंग एज थी वो 21 साल थी, ठीक है। 21 साल से पहले आप वोट नहीं डाल सकते, 21 साल के बाद ही डालेंगे, ठीक है। 21 साल होने के बाद डालेंगे। अब जो है वो 18 साल कर दी गई है। इलेक्शन टू द लोकसभा, ये जो प्रोसीजर है ये कैसे चलता है, जो कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, कैंडिडेट की रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, उसमें कैसे इलेक्शन होती है। सबसे पहले क्या होता है कि एक स्टेट को कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे ये स्टेट है, इसकी वो 5 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर देते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी की जितनी पॉपुलेशन होगी उतनी ही इस कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन होगी।
सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की इक्वल पॉपुलेशन होगी, मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी। ऐसा तो नहीं है ना कि अब इसमें 4 लाख बंदे हैं तो दूसरे में भी 4 लाख ही होंगे, ठीक है। तो 10-20 हज़ार जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है पॉपुलेशन की वो सेम होती है पर सीट रेशो की, ठीक है। जो रेशो है सीट टू पॉपुलेशन वो सेम रहती है। और जिस स्टेट में 6 मिलियन पीपल से कम पॉपुलेशन है उस स्टेट में इलेक्शन नहीं हो पाएगी, उस स्टेट में इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकती है जिस स्टेट में 6 मिलियन पीपल से कम पॉपुलेशन है। इससे ऊपर चाहिए तभी जो है लोकसभा की डायरेक्ट इलेक्शन वहां पे हो सकती है। और ये जो रेशो है सीट टू पॉपुलेशन, ठीक है, पर सीट रेशो टू पॉपुलेशन जो रेशो है ये क्या करती है, ये सेम रहती है थ्रू आउट द स्टेट। ये तो ऊपर बता दिया, जो पॉपुलेशन टू सीट रेशो है ये थ्रू आउट द स्टेट जो है वो सेम रहती है। हाँ, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है। 5-10 हज़ार का आंकड़ा, 10-20 हज़ार का आंकड़ा जो है वो ऊपर नीचे जा सकता है, लेकिन ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है पूरी स्टेट में वो सेम रहती है हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की पर सीट रेशो। जो ड्यूरेशन है, अब लोकसभा है तो उसका ड्यूरेशन भी कोई होगा, राज्यसभा है तो उसका भी ड्यूरेशन कोई होगा। तो लोकसभा जो है वो कंटिन्यूस बॉडी नहीं है, लेकिन राज्यसभा कंटिन्यूस है। राज्यसभा जो है वो डिसॉल्व नहीं होता, क्योंकि उसमें आपको पता है कि स्टेट से जो लोग हैं वो आते रहते हैं, ठीक है। वो रिटायर होते रहते हैं 2 साल में और फिर से आते रहते हैं। तो लोकसभा जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, ठीक है, वो कंटिन्यूस नहीं रहती। हर 5 साल बाद उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। हालांकि उससे पहले भी कर सकते हैं उसको डिसॉल्व, बहुत सारी चीजें होती है। नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है, मनी बिल का जो है वो डिफीट होना हो जाता है, ठीक है। वोट ऑफ थैंक्स जो है वो डिफीट हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि गवर्नमेंट गिर जाती है, इसकी वजह से भी जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है, गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है। इसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। अगर प्रेसिडेंट ने उसको डिसॉल्व कर दिया लोकसभा को, तो इसको हम कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज जो है वो नहीं कर सकते। और इसका जो पीरियड है वो एक्सटेंड किया जा सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तो ड्यूरेशन आपको पता चल गया, इसको 5 साल में हम क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे। उससे पहले भी डिसॉल्व कर सकते हैं और उसके बाद भी डिसॉल्व कर सकते हैं। बाद में डिसॉल्व करेंगे अगर इमरजेंसी की कोई भी सिचुएशन आ गई, और पहले डिसॉल्व करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम आ गई हमें। प्रॉब्लम मींस नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया, वोट ऑफ थैंक्स डिफीट हो गया, मनी बिल डिफीट हो गया। तो ये सारी चीजें जो है वो लोकसभा के लिए खतरा जो है वो बन सकती है, इससे लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है। लेकिन राज्यसभा जो है वो कंटिन्यूस बॉडी है, वो कंटिन्यू रहेगी। उसमें लोग आते जाएंगे स्टेट से, और स्टेट से ही लोग जाते जाएंगे। और राज्यसभा में कितनी भी बार एक एमपी जो है वो इलेक्ट होके आ सकता है। और इसकी जो इलेक्शन होती है वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं होती, इसकी जो इलेक्शन होती है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट होती है, ये बताया था आपको। तो लोकसभा का जो ड्यूरेशन है ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब इमरजेंसी लगाई जा रही है तो 1 साल तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 1 साल तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन जब इमरजेंसी जो है वो रोक दी गई, जब इमरजेंसी को रोक दिया गया तो 6 महीने के ऊपर उसके नहीं होने चाहिए, ठीक है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करनी है, इलेक्शन करवानी है और न्यू लोकसभा जो है उसका गठन करना है, उसको लेके आना है। 42nd अमेंडमेंट 1976, इसने क्या किया था, टेन्योर जो है लोकसभा का वो 6 साल तक इंक्रीज कर दिया था। लेकिन 78 में 44th अमेंडमेंट के थ्रू इसको दोबारा जो है रिस्टोर किया गया, 5 साल ही रखा गया, ठीक है। 76 में क्या हुआ था कि इसका 6 साल कर दिया गया और 78 में दोबारा 5 साल कर दिया गया। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है जैसे ये 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ठीक है, इसको मिल गए 5 वोट, इसको मिल गए 8 वोट, इसको मिल गए 10 वोट और इसके मिल गए 3 वोट। तो इसमें से कौन जीता, ये 10 वाला जीत गया, ये तीसरा कैंडिडेट जो है वो जीत गया। इसको बोलते हैं फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। मतलब सिंपली है देसी भाषा में, जिसको सबसे ज्यादा वोट होंगे वो जीत गया, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा वोट होंगे वो जीत गया। इसको हम पोलैरिटी सिस्टम भी बोलते हैं, पोलैरिटी सिस्टम भी इसको बोलते हैं, जिसके जो है इसमें कोई लिमिट नहीं है कि इतनी लिमिट से ज्यादा वोट होंगे तभी आप जीतोगे। इसमें अगर आपने एक बार सबसे ज्यादा वोट जो है वो हासिल कर लिए तो आप जो है डिक्लेयर हो जाएंगे विनर। लेकिन हमारे देश में कुछ सीट्स ऐसी हैं, कुछ जो है कुछ पोजीशंस ऐसी हैं जहां पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो हम हैं वो नहीं यूज करते इलेक्शन के लिए। जैसे कि प्रेसिडेंट की इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट, ये सिस्टम जो है वो यूज में आता है। वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन में, मेंबर ऑफ राज्यसभा की इलेक्शन में, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो 5-6 पोजीशंस हैं, इन पोजीशन की इलेक्शन के लिए जो सिस्टम है वो हम ये यूज नहीं करते। FPTP फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम हम यूज नहीं करते, इसके लिए यूज करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट, ये जो सिस्टम है इसके लिए यूज करते हैं। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनके लिए हम जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम नहीं यूज करते हैं, इनके लिए यूज करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट।
अब हमने अपने इलेक्शन सिस्टम के लिए, अपनी जनता के लिए एफपीटीपी यूज़ क्यों किया, बाकी जो सिस्टम्स हैं दुनिया भर के वो यूज़ क्यों नहीं किए? क्योंकि हमारी जो लोग हैं वो ज़्यादा इतने मैच्योर नहीं है, इतने पढ़े लिखे नहीं है। तो ये सिंपल है, ठीक है। जिसके देखो 5-6 लोग खड़े हैं, तो जिसके जितने ज़्यादा वोट आए वो जीत गया, ठीक है। इसके ज़्यादा वोट आए ये जीत गया, इसके ज़्यादा आए, इसके ज़्यादा आए, इसके ज़्यादा आए, जिसके भी ज़्यादा वोट आए वो जीत गया। ये वोट जो है, ये जो सिस्टम है ये काफ़ी सिंपल है, इससे सिंपली पता चलता है। एक अनपढ़ गवार को भी पता चल जाएगा कि मैंने इसको वोट दिया था, इसके ज़्यादा है, ये जीत गया। क्लियर चॉइस रहती है, आपको पता रहेगा कि आपने किसको वोट दिया है, वोटिंग के टाइम पर वही जीत के आएगा, ठीक है। वही जीत के आएगा मीन्स कि वही जो है उसके जीतने के चांसेस भी हैं, वो भी कैंडिडेट जो है वो भी लिस्ट में है, वो भी जीत सकता है। आपको क्लियर चॉइस रहती है आपकी कि मुझे इसको मैंने वोट दिया तो ये भी आ सकता है। जैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आपने अगर किसी को वोट दिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में 2-3 अगर कैंडिडेट खड़े हैं, 2-3 में से किसी को वोट दिया, तो जरूरी नहीं है कि वो जीत के ही आए, वो एलिमिनेट भी हो सकता है। फ्रीडम रहती है वोटर को चूज करने के लिए, वो जिसको मर्जी चाहे उसको वोट डाल सकते हैं। स्मूथ रहता है, एफिशिएंट रहता है, पता रहता है आपको कि क्या हो रहा है, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी रहती है, आपको पता रहता है आपने किसको वोट किया है, ठीक है। और कौन जो है आपके लिए अकाउंटेबल है, आपके एरिया का जो एमपी है आपने किसको वोट दिया है, आपके एरिया का जो एमएलए है आपने किसको वोट दिया और वो अकाउंटेबल है आपके लिए, ठीक है। आप उसको पूछ सकते हो कि भैया आपने क्या किया हमारे लिए। तो ये क्या है, अकाउंटेबिलिटी भी इंश्योर करता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट द लोकसभा। गॉड ब्लेस यू ऑल।